डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नेपाल में जल प्रलय में जान माल का भारी नुकसान, बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। पीएम मोदी ने बालेन शाह से फोन पर की बातचीत, भेजी राहत। नेपाल आपदा के बाद उत्तर प्रदेश के नागरिकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। हालात को लेकर योगी सरकार अलर्ट मोड पर। सीमावर्ती जिलों में अलर्ट हुआ प्रशासन, बिहार में भी अलर्ट जारी। नए खनिज एक्ट के खिलाफ आर पार के मूड में सीएम हेमंत सोरेन। सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार, कानूनी प्रक्रिया के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का दिया निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ साक्षी मिश्रा। तो चलिए खबरों का रुख करते हैं। तिब्बत सीमा से लगे मध्य नेपाल के कई जिलों में बुधवार सुबह भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। नेपाल सरकार के मुताबिक बताया जा रहा है कि बाढ़ से गुरुवार तक की करीब 157 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि करीब 500 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चीन की सीमा से लगे क्षेत्र में 3 लोगों की मौत और 265 लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आई है। बाढ़ के तेज बहाव से कई गांव और शहर प्रभावित हुए हैं, कई जरूरी पुल बह गए हैं, जबकि करीब 1 दर्जन जल विद्युत परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा है। साथ ही रसूवा और धादिंग समेत प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान जारी है। नेपाल के अधिकारियों के अनुसार बताया जा रहा है कि तिब्बत क्षेत्र में भूकंप आने के कुछ मिनट बाद अचानक बाढ़ की स्थिति बनी। आशंका जताई जा रही है कि भूकंप के झटकों से हिमनद टूटने की वजह से बाढ़ देखने को मिला है। साथ ही बाढ़ का पानी त्रिशूली नदी के रास्ते नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्व तक पहुंच गया है। नेपाल में भीषण बाढ़ और प्राकृतिक आपदा के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां फंसे प्रदेशवासियों की मदद के लिए 1070 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक नेपाल में फंसे किसी यूपी नागरिक को सहायता की जरूरत होने पर उसके परिजन 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भारतीय और नेपाली दूतावासों से भी संपर्क किया गया है, ताकि फंसे नागरिकों की जानकारी मिलते ही उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा सके। नेपाल में बाढ़ के बाद यूपी के सीमावर्ती महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। साथ ही प्रशासन को गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। उधर नेपाल से बाढ़ का पानी गंडक बैराज वाल्मीकि नगर तक पहुंच गया है। साथ ही बुधवार की रात तक बैराज में जल प्रवाह करीब 20,000 क्यूसेक बढ़ा। अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं दूसरी ओर नेपाल में फ्लैश फ्लड की आशंका को देखते हुए बिहार के सीमावर्ती जिलों में विशेष सतर्कता बढ़ा दी गई है। कुशीनगर में नेपाल में भारी बारिश और बाढ़ के बाद कुशीनगर में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। साथ ही डीएम और एसपी ने नारायणी नदी के किनारे बसे गांवों का दौरा कर हालात का जायजा लिया है। साथ ही ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील भी की है। नेपाल में नारायणी नदी की सहायक नदी त्रिशूली ने भारी तबाही मचा दी है। इसके बाद नेपाल से बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने की वजह से नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से पैनिक न करने लेकिन पूरी तरह सजग रहने की अपील की है। साथ ही अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। यूपी में नकली, अधोमानक और संदिग्ध दवाओं की सप्लाई चेन पर सीएम योगी सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। दरअसल एफएसडीए के विशेष अभियान में 11 जिलों की 50 से ज्यादा औषधि विनिर्माण इकाइयों का सघन निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं मिलने पर 7 इकाइयों में दवाओं के निर्माण और बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी गई है। विभाग ने गुणवत्ता जांच के लिए 55 तैयार दवाओं और 30 कच्चे माल के नमूने भी लिए हैं। जांच में क्रॉस कंटेमिनेशन रोकने की व्यवस्था का अभाव, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग की कमी, रिकॉर्ड और स्टॉक में अंतर, तापमान नियंत्रण की खराब व्यवस्था, HVAC सिस्टम में खामी और तकनीकी कर्मचारियों की कमी जैसी तमाम गड़बड़ियां सामने आई हैं। साथ ही बंद और लंबे समय से निष्क्रिय इकाइयों को नोटिस देकर लाइसेंस निस्तारीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
प्रतापगढ़ में लक्ष्मणपुर विकासखंड के कटैया गांव में आयोजित द अजगरा डिबेट कार्यक्रम में जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने पहुंचकर बच्चों और युवाओं का उत्साह बढ़ा दिया है। डीएम मंच पर बैठने के बजाय बच्चों के बीच जाकर बैठ गए और उनसे संवाद किया। उनके सहज और सरल अंदाज की लोगों ने काफी सराहना की। साथ ही डीएम ने कहा कि अजगरा की हजारों वर्ष पुरानी परंपरा और इतिहास को नई पीढ़ी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आगामी अजगरा महोत्सव 15 से 17 सितंबर तक होगा, जिसमें यक्ष युधिष्ठिर संवाद का मंचन भी किया जाएगा। द अजगरा डिबेट के अंतिम चरण में 8 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। साथ ही प्रथम विजेता को 1,75,000, द्वितीय को 1,50,000 और तृतीय को 1,25,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया जाएगा। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हो चुका है। दरअसल माइलस्टोन 96 के पास बस और ट्रक की जोरदार टक्कर में बस सवार 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि बस हरियाणा के गुरुग्राम से बिहार जा रही थी। हादसे की जानकारी मिलते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों से संवाद कर उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। सुल्तानपुर में साइबर पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों के मोबाइल और बैंक खातों को निशाना बनाकर ठगी करने वाले 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दूसरे लोगों के एटीएम कार्ड, चेकबुक, पासबुक समेत अन्य सामान बरामद किया है। साथ ही मामला दोस्तपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां इंद्रजीत वर्मा के खाते से अचानक रुपए कट गए। शिकायत के बाद साइबर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पता चला कि उनके बेटे ने फेसबुक पर मोबाइल खरीदने के लिए भेजे गए लिंक पर क्लिक किया गया था। इसके बाद मोबाइल हैक कर खाते से रकम निकाल ली गई। जांच में सामने आया कि ठगी की रकम जिन खातों में जाती थी वे खाते लोन दिलाने के नाम पर अन्य लोगों से लिए गए थे। साथ ही पुलिस ने धमौर के धीरज पांडे, दोस्तपुर के आनंद राज वर्मा और जयसिंहपुर के शैलेश वर्मा को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। अंबेडकर नगर के आलापुर थाना क्षेत्र के बहिंगवा जोगीपुर गांव निवासी एक युवती ने चहोड़ा घाट पर नदी में छलांग लगा दी है। दरअसल बहन को नदी में डूबता देख उसकी छोटी बहन भी उसे बचाने के लिए नदी में कूद गई। तेज बहाव की वजह से बड़ी बहन नदी में बह गई, जबकि स्थानीय लोगों ने किसी तरह छोटी बहन को डूबने से बचाकर नदी से बाहर निकाला। उसे इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों और पुलिस ने नदी में युवती की तलाश की, लेकिन देर रात तक उसका कोई पता नहीं चल पाया। अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया और अब सुबह दोबारा नदी में तलाश अभियान जारी है। अंबेडकर नगर में भारी बारिश के बीच 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कच्चे मकान ढहने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हादसे में एक व्यक्ति की दबकर मौत हो गई, जबकि दूसरी घटना में एक परिवार बेघर हो गया है। पहली घटना मालीपुर थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर गंज गांव की बताई जा रही है। यहां लगातार हो रही बारिश के बीच कच्ची मिट्टी की दीवार अचानक ढह गई। दीवार के नीचे दबने से 52 वर्षीय राम प्रकाश की मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना की बात करें तो दूसरी घटना कटहरी विकासखंड के मंशापुर करोना गांव की बताई जा रही है। यहां बारिश की वजह से कच्चा मकान ढह गया। अयोध्या के पुराकलंदर थाना क्षेत्र के कंदेला गांव में जमीनी विवाद में हिस्ट्री शीटर राम लगन मौर्य की हत्या के बाद मामला राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। सुबह से पोस्टमार्टम हाउस पर विपक्षी नेताओं का जमावड़ा रहा। नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सरकार पर कानून व्यवस्था विफल होने का आरोप लगा दिया। साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता फिरोज खान गब्बर ने दावा कर दिया है कि राम लगन ने पहले ही पुलिस को तहरीर दी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव राहुल भारती ने नेशनल मीडिया पर हत्या की अनदेखी का आरोप लगा दिया। उन्होंने करनी सेना के एक नेता पर धमकी देने का आरोप लगाते हुए हत्या को साजिश बताया है। विपक्ष ने घायल मां के बेहतर इलाज, परिवार को मुआवजा और मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है।
अयोध्या में हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर अयोध्या में जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। हर वर्ष की तरह इस बार भी मुस्लिम समाज ने धार्मिक उत्साह के साथ जुलूस का आयोजन किया। मस्जिद टाट शाह के पेश इमाम मौलाना शमसूल कादरी के नेतृत्व में निकला जुलूस शहर के विभिन्न इलाकों से होकर गुजरा। जगह जगह लोगों ने जुलूस का स्वागत किया। इस दौरान घर घर जाकर हजरत मोहम्मद साहब की शान में मिलाद पढ़ा गया। जुलूस में बुजुर्गों के साथ बड़ी संख्या में बच्चे और युवा भी शामिल हुए। यहाँ तक कि लोगों ने नबी हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन की खुशी का इजहार किया। आयोजकों ने जुलूस के माध्यम से आपसी भाईचारे, शांति और सामाजिक सौहार्द का संदेश भी दिया है। महिलाओं ने किया मुफ्त बस यात्रा फैसले का भव्य स्वागत। अयोध्या में सर्किट हाउस में परिवहन विभाग की ओर से महिलाओं के सम्मान में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस दौरान लखनऊ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का सजीव प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री के फैसलों को लेकर महिलाओं में खास उत्साह देखने को मिला है। साथ ही रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों के लिए बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा के फैसले का महिलाओं ने स्वागत किया है। महिलाओं ने कहा कि मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन पर बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। वहीं दूसरी ओर 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू किए जाने के फैसले की भी सराहना की है, यानी तारीफ की है। ये सुविधा आज से लागू कर दी गई है। महिलाओं ने साफ तौर पर कह दिया है कि मुफ्त यात्रा से बहनों और बुजुर्ग महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी और आवागमन आसान होगा। आजमगढ़ में जियनपुर थाना क्षेत्र के बखालिस बाजार में एक महिला ने युवक अदनान खान पर पहचान छिपाकर खुद को वीर प्रताप सिंह बताकर शादी करने का आरोप लगा दिया है। महिला अपनी 3 बच्चियों के साथ युवक के घर पहुंची और कार्रवाई की मांग को लेकर करीब 2 घंटे धरने पर बैठी रही। महिला का आरोप है कि शादी के बाद उसे युवक की कथित वास्तविक पहचान की जानकारी हुई। उसने युवक के परिजनों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और इस्लाम कबूल करने के बाद ही घर में रखने की बात कहने का आरोप भी लगाया। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक विवाद का प्रतीत हो रहा है। साथ ही आरोपी फिलहाल एक हत्या के मामले में जेल में बंद है। बस्ती कोतवाली और यातायात पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए फर्जी ओएसडी बनकर वीआईपी प्रोटोकॉल लेने वाले जालसाज को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपनी इनोवा कार पर उत्तर प्रदेश सरकार का फर्जी लोगो और लाल नीली बस बत्ती लगाकर घूमता था। 26 अगस्त की शाम बड़ेवन पुल के नीचे वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने इनोवा को रोका। साथ ही पीछे बैठे व्यक्ति ने खुद को उत्तर प्रदेश सरकार के सचिवालय में ओएसडी बताकर पुलिस पर रौब जमाने की कोशिश की। पूछताछ में उसकी पहचान मोहसिन खान के रूप में हुई और फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी लंबे समय से फर्जी ओएसडी बनकर टोल माफी, वीआईपी प्रोटोकॉल और अधिकारियों से काम कराने के नाम पर लोगों से ठगी करता था। मामले में बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। गाजीपुर में खानपुर थाना क्षेत्र के रजहटी गांव में 14 और 12 साल के 2 सगे भाइयों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल चुकी है। दरअसल दोनों के शव घर के बंद कमरे में बिस्तर पर मिले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने वीडियोग्राफी के बीच कमरे खुलवाकर जांच शुरू कर दी। पुलिस बता रही है इसको लेकर कि मामले में बच्चों के 9 वर्षीय बहन का बयान अहम है। बच्ची ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी मां को घटना करते देखा था। इसके आधार पर पुलिस मां की भूमिका समेत सभी पहलुओं की जांच कर रही है। घटनास्थल से लोहे की रॉड भी बरामद हुई। पुलिस के अनुसार बच्चों के पिता मुंबई में रहते हैं और उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। घटना के तुरंत बाद मां द्वारा आत्महत्या के प्रयास की भी जानकारी मिली है। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। हरदोई के सवायजपुर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो चुका है और देखते ही देखते दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग और जमकर ईंट पत्थर चले। घटना में विवेक सिंह नाम का युवक घायल हो गया। बताया जा रहा है इसे लेकर कि विवेक सिंह और जागेश्वर पाल के बीच लंबे समय से रंजिश चल रही है। इसी को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं। विवाद के दौरान जागेश्वर पाल पक्ष की ओर से मकान से ईंट पत्थर फेंके गए, जिससे विवेक सिंह के सिर में गंभीर चोट आई। घायल विवेक को पहले सवायजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर उसे हरदोई शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में पुलिस ने उसकी स्थिति सामान्य होने पर जिला अस्पताल ले जाकर चिकित्सीय परीक्षण कराया। फिलहाल घायल की
हालत सामान्य बताई जा रही है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कन्नौज में एमएलसी चुनाव से पहले जिले में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद राजघराने से ताल्लुक रखने वाले युवराज अमरीश पाल सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया है। उन्होंने अपनी चुनावी रणनीति और प्राथमिकताएं सामने रखी। उन्होंने कहा कि निर्दलीय कैंडिडेट के लिए चुनाव आसान नहीं होता, लेकिन वो लगातार जनता के बीच जम जाकर समर्थन जुटाएंगे। अमरीश पाल सिंह ने स्नातक युवाओं और बेरोजगार छात्रों के मुद्दे को प्रमुखता दी। उन्होंने कहा कि मौका मिलने पर बेरोजगारी भत्ता और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही छात्रों और युवाओं की आवाज सदन तक पहुंचाने का भरोसा भी दिलाया। कानपुर में रक्षाबंधन से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी और खराब खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल घाटमपुर के परास में गंदगी के बीच तैयार किया जा रहा करीब 200 किलो खोया और 150 लीटर मिक्स्ड मिल्क नष्ट कराया गया। वहीं दूसरी ओर गोविंद नगर रेलवे स्टेशन के आउटर पर इटावा कानपुर पैसेंजर से आया करीब 500 किलो बदबूदार खोया गंदी बोरियों में मिला। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने इसे भी मौके पर नष्ट करा दिया। दोनों कार्रवाई में कुल 700 किलो खोया और 150 लीटर मिक्स्ड मिल्क नष्ट किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2,47 करोड़ रुपए बताई जा रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने खोया और दूध के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। कासगंज में त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने पुलिस कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग और लाइव फील्ड का जायजा लिया। एसपी ने शहर के प्रमुख बाजारों, चौराहों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील स्थानों पर लगे कैमरों की लाइव फीड चेक की। साथ ही कैमरों की कार्यक्षमता और रिकॉर्डिंग व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने कंट्रोल रूम में तैनात पुलिसकर्मियों को 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। किसी कैमरे में तकनीकी खराबी आने पर तत्काल उसे दुरुस्त कराने को कहा। एसपी ने संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों और गतिविधियों पर विशेष नजर रखने के साथ किसी भी जरूरी सूचना पर संबंधित थाना प्रभारी और वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल सूचना देने के निर्देश दिए हैं। एटा में एसएसपी डॉक्टर इलामरान के निर्देशन में कोतवाली नगर पुलिस ने जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर विजय नगर इलाके में घेराबंदी कर जुआ खेल रहे 11 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके से 1,02,000 रुपए की नकदी और ताश की गड्डियां बरामद की है। सभी गिरफ्तार आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने भेजा गया है और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच चुका है। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है। मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के विजयनगर का बताया जा रहा है। बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र में एसडीएम कोर्ट रोड पर तेज रफ्तार 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। कहा जा रहा है इसे लेकर कि स्कूटी सवार को बचाने के प्रयास में ये हादसा हुआ। टक्कर के बाद एक ट्रक में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते ट्रक धू कर जलने लगा। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने ट्रक में लगी आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे की वजह से जांच की जा रही है। मामला धामपुर थाना क्षेत्र के एसडीएम कोर्ट रोड का बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में प्रसव पीड़ा के दौरान नवविवाहित की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा मचा दिया। परिजनों का आरोप है कि प्रसव के दौरान मरीज की सर्जरी किसी विशेषज्ञ सर्जन से नहीं कराई गई। उनका दावा है कि अनुभवहीन डॉक्टर द्वारा किए गए
ऑपरेशन के बाद महिला की हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि अस्पताल को तत्काल सील कर दोषी डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। परिजनों ने मांग पूरी न होने पर आत्मघाती कदम उठाने की चेतावनी भी दे दी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।